हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल? मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, सो सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब को समझते हैं। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो जनरली कोई भी कंपनी हो वो अपने शेयर्स को इशू करती है, वो पब्लिक को इशू करती है। एंड शेयर इशू जब करती है कोई भी कंपनी पब्लिक में, तो पब्लिक उन शेयर्स को परचेस करते हैं। एंड परचेस करने के बाद पब्लिक उन शेयर्स के बदले में उन्हें कुछ अमाउंट पे करते हैं। एंड वो अमाउंट क्या होता है? तो वो अमाउंट आपका कैपिटल होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कि शेयर इशू तो कर रहे हैं बट कैश के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैश में पेमेंट नहीं आ रहा है इस शेयर का। तो कैसे आ रहा है पेमेंट? तो देख लीजिए, अगर कोई कंपनी हम शेयर क्यों इशू करेंगे? ये एक्स लिमिटेड है और ये एक्स लिमिटेड शेयर क्यों इशू करेगा? तो शेयर ये इशू करेगा ताकि वो एक्स लिमिटेड कंपनी को फॉर्म कर सके, एक्स लिमिटेड कंपनी को चला सके, बना सके, है ना। इसलिए इशू करेगा ताकि वो एक्स लिमिटेड ये जो कंपनी है इसके लिए उसे कुछ कैपिटल मिले। एंड कैपिटल वो मिलेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? तो सबसे पहले इसके लिए एक बिल्डिंग परचेज करेगा। ठीक है, देन प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे, मतलब कुछ प्लांट उसमें लगाया जाएगा, कुछ मशीनरी लगाया जाएगा एंड सम फर्नीचर्स भी परचेज किए जाएंगे इस एक्स लिमिटेड के लिए, इसे बनाने के लिए। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्स लिमिटेड जहां से मशीनरी परचेज करे, जहां से प्लांट परचेज करे, उससे कैश में ना दे करके उसे अपने इस एक्स लिमिटेड का कुछ शेयर्स ही दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आज की क्लास में हम इसे ही समझेंगे कि जब कोई कंपनी कैश के लिए शेयर इशू नहीं करती है बल्कि कुछ परचेस कर लिया गया है कंपनी के द्वारा एंड उसके लिए कंपनी शेयर इशू की गई है, कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपको समझना ये है कि ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो देख लीजिए, एक कंपनी है और एक कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है ताकि वो कैपिटल को अपना ला सके। ठीक है, अपने कैपिटल को जमा कर सके। एंड इफ अगर ऐसा क्या होगा कि अगर कंपनी को कुछ बना बनाया कंपनी मिल जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एंड ये वाई लिमिटेड है, मैंने माना है, ठीक है, ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड। अब ये एक्स लिमिटेड जो है वो नई कंपनी स्टैब्लिश होना चाहती है और ये वाई लिमिटेड ऑलरेडी पहले से है। तो ये वाई लिमिटेड का ऑनर चाहता है कि वो इस कंपनी को, ये वाई लिमिटेड को बंद करे और अब अपना मतलब वो छुट्टी लेना चाहता है। तो ये एक्स लिमिटेड न्यू कंपनी फॉर्म करना चाह रहा है, तो ये एक्स लिमिटेड ये वाई लिमिटेड को परचेज कर लेगा। आई बात समझ में? तो ये एक्स लिमिटेड जब वाई लिमिटेड को परचेज करेगा तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे। ठीक है, तो ये एक्स लिमिटेड जब इसे परचेज करेंगे तो उनके साथ साथ में उन्हें इस कंपनी का कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी इन्हें परचेज करना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये कंपनी जब परचेज करेगी तो इसके पास क्या होगा? ये एक्स लिमिटेड के पास तो सबसे पहले तो एसेट्स आ जाएगा, फिर एसेट्स आने के साथ साथ लायबिलिटीज भी आ जाएंगे। तो चलिए हम इसका जर्नल एंट्री समझते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने हेडिंग को नोट कर लिया, तो मैं इसे अभी रिलीज कर देती हूँ। एंड अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को परचेज किए हैं एंड साथ में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी परचेज किया गया है। ये वाई लिमिटेड का जो ऑनर है ना, वो अपना बिजनेस को सेल कर रहा है एक अमाउंट पे। ठीक है, एंड उसके लिए यहाँ पे इस बिजनेस में जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसे भी लेने पड़ रहे हैं एक्स लिमिटेड को। तो ये एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड का एसेट्स एंड लायबिलिटीज सारी चीजों को परचेज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनता है आपका, वो आप लिख लो हेडिंग में फॉर एसेट्स परचेज। ठीक है, आप हमारे साथ साथ ही नोट करना, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो फॉर एसेट्स परचेज, जब एसेट्स कंपनी परचेज कर लेती है दूसरे कंपनी से या किसी वेंडर से परचेज करती है, ठीक है, तो उसका एंट्री हम कैसे करते हैं? तो एसेट्स आ रहा है इसलिए हम एसेट्स को करेंगे डेबिट, एसेट्स अकाउंट आपके हो जाएंगे डेबिट टू वेंडर। ठीक है, जिससे परचेज करेगी। ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट। अगर अकाउंट नहीं लगाना तो बस वेंडर लिख देना। ठीक है, समझ में आया? आप वेंडर की जगह पे सेलर लिखोगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एसेट्स परचेज करने का। बट क्या हमारी एंट्री यहीं तक सीमित हो जाती है? नहीं, अगर एसेट्स परचेज करें तब ये एंट्री करते हैं, बट कंपनी
एसेट्स परचेस करेगी तभी एंट्री करेगी, ठीक है। इसे नोट कर लो जल्दी से 1 नंबर देके। अब नंबर 2 हम समझते हैं। अगर कोई कंपनी जो है वो कोई रनिंग बिजनेस को ही परचेस कर लेती है, ठीक है, वो कोई बिजनेस उसमें जिसमें बहुत सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी है उसे ही परचेस कर लेती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग अप बना दो फॉर बिजनेस परचेस। अगर बिजनेस परचेस करे तो एसेट्स अकाउंट उसमें मतलब उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारे एसेट्स होंगे एंड बहुत सारी लायबिलिटीज ऑलरेडी उस बिजनेस में होंगी। एंड एसेट्स क्या है, डेबिट बैलेंस है। एंड एसेट्स आ रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो एसेट्स अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। दे कौन रहा है, वेंडर। तो वेंडर का मतलब जो कंपनी दे रही है उस कंपनी का नेम, टू वेंडर अकाउंट मैंने लिखा है। एंड लायबिलिटीज क्या है, एक क्रेडिट बैलेंस है। एंड लायबिलिटीज बढ़ेगा ये एक्स लिमिटेड के पास, इसलिए वो इस लायबिलिटीज को क्रेडिट करेगी। तो टू लायबिलिटीज अकाउंट लिख लेना, ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो वेंडर के सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे, तो जो सेटल किया हुआ अमाउंट होगा, ठीक है, सेटल्ड अमाउंट। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड जो है वो एक्स लिमिटेड को बोला कि मैं तो 10 लाख में बिकूंगा, मतलब मुझे तो आपको खरीदने के लिए 10 लाख देने होंगे, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपीस यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में। अब उसमें जितना एसेट्स होगा वो एसेट्स यहाँ लिखेंगे एंड जितने लायबिलिटीज होंगे उनका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एंड समटाइम्स आपका ये डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। किसी किसी केसेस में आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो इफ अगर आपका डेबिट में बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट आपका अधिक है डेबिट कम है, क्रेडिट अधिक है डेबिट कम है, तो आप बैलेंस किधर, तो आपको डेबिट में ही ज्यादा लाना होगा ना। तो डेबिट में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे एक और लिख देंगे क्या, गुडविल अकाउंट। मतलब आप जो ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं वो क्या है, उस कंपनी का गुडविल है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। एंड ये आपका क्या है, तो ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट होगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में। देन अब अगर आपका डेबिट में अधिक है और क्रेडिट में कम है, तो अमाउंट किधर दिखाना होगा, क्रेडिट में। एंड क्रेडिट में हम दिखाते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर क्रेडिट में अगर डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो आपको क्रेडिट में दिखाना होगा कैपिटल रिजर्व करके, ओके। एंड ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। एंड नरेशन यहाँ पे आप लिख लेना। तो ये है आपका सेकंड नंबर पॉइंट, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री कर लेना। अब सेकंड नंबर, अब हमें क्या करना होता है, तो अब हम काम करते हैं पेमेंट का, ठीक है। फॉर पेमेंट आप लिख सकते हो या फिर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, तो अब वेंडर को हमें देना पड़ रहा है, तो वेंडर यहाँ पे आपका हो जाएगा डेबिट। तो वेंडर्स अकाउंट आप डेबिट कर देना। टू, अगर उसे कैश में दे रहे हैं तो कैश, या अगर चेक में दे रहे हैं तो बैंक लिखना, ठीक है। या फिर टू, अगर बिल्स पे कर रहे हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। टू, अगर बिल्स पेबल में नहीं दे रहे हैं, अगर कोई शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, तो यस इसमें तो हमारा टॉपिक ही है शेयर इशू करना। तो अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें फिर शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में। ये और है, और दोनों मत लिख देना। अगर कैश में पे करे तो कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखना। बैंक से यानी चेक में दे तो टू बैंक अकाउंट। टू बिल्स पेबल अगर बिल्स पे करे, और टू शेयर कैपिटल अगर शेयर दे, ठीक है। और अगर सारा हो तो सारा लिख देना, पार्शियली अगर हो कुछ कैश में कुछ बिल्स पेबल कुछ शेयर कैपिटल तो पार्शियली कर देना, ठीक है। देन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो ये तो हो गया पार का, कि जब कंपनी पार में इशू करे तो शेयर कैपिटल लिख देते हैं, हो जाता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख देता है, हो जाता है। देन अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू करे, तो अगर कंपनी इस वेंडर को प्रीमियम पे दे शेयर, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। सॉरी, यहाँ पे शेयर कैपिटल तो होगा ही आपका, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल तो आप लिखोगे ही। एंड टू आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिखना होगा। आई बात समझ में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ओके। लेट्स से कि अगर 10 का शेयर है, 12 में इशू हो रहा है, तो 2 रुपए आपका प्रीमियम है। एंड यहाँ पे जो भी आपका शेयर होगा इंटू 2 करके लिख देना, ठीक है। एंड हाँ, ये तो काम आपको करना ही है। एंड वन मोर थिंग कि आपको यहाँ पे आप शेयर्स का मतलब कितने शेयर्स कंपनी दे रही है इस वेंडर को, ये भी तो कैलकुलेट करने होंगे। एंड ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, तो सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू पेबल अमाउंट, जितने भी अमाउंट देने होंगे उस वेंडर को, जो यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे वो, ठीक है। तो पेबल अमाउंट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर्स। अगर 10 रुपए वाले शेयर्स है तो यहाँ पे 10 लिखना। एंड अगर इसमें प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम भी इसमें लिख देना, ठीक है।
इंक्लूडिंग प्रीमियम। आई बात समझ में? तो ये है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई बात समझ में? इसमें आपको क्या समझ में आया? तो इसमें आपने ये समझा कि कोई भी कंपनी जो है अगर किसी चीज को परचेस करती है तो उसमें भी वो शेयर्स में भुगतान अपना कर सकती है। ओके, सो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है, एंड हम एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का ही मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, एंड ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। हमारा क्वेश्चन है जिंदल एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है, मतलब हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, यहाँ पे वेंडर का नेम है ये, फॉर रुपीज 3,80,000 रुपीज। किसमें? तो 3,80,000 रुपीज में। एज परचेज एग्रीमेंट रुपीज 20,000 वर पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। ठीक है, व्हाट विल बी द एंट्रीज पास्ड इफ द शेयर्स आर इशूड। इसमें क्या एंट्री पास होंगे अगर शेयर्स इशू किए जाएंगे? एट पार और एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है, बट मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी जो है वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, प्री इशू कर सकती है, इशू नहीं कर सकती। इसलिए अभी डिस्काउंट वाले पॉइंट को हम अभी इग्नोर करते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं वो भी आपको बता दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उससे रिलेटेड भी क्लास ला दूंगी एंड मैं आपको बता दूंगी कि डिस्काउंट पे फिर कैसे करते हैं। ओके, तो अभी हम एट पार एंड एट प्रीमियम को समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करने हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करूंगी। तो सबसे पहला क्या है? जिंदल एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर 3,80,000 रुपीज। तो मशीन परचेज हुआ, इसके लिए तो आपको एंट्री करने ही पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंड टू वेंडर का नेम लिखते हैं। तो वेंडर इसमें कौन है? तो वेंडर आपका है हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट। ओके, पूरा नाम लिखना आप सभी, इतना शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो। एंड कितना में परचेज किया गया? तो 3,80,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे अभी 3,80,000 रुपीज जो है वो इस टाइप से नोट कर देना। ठीक है, एंड नरेशन लिख देना बीइंग मशीन परचेज्ड। ओके, देन आपका इसमें लिखा है एज पर परचेज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे परचेजर एंड वेंडर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि 20,000 रुपीज जो है वो कैश में देना होगा। देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में बिजनेस परचेज नहीं हुआ है पूरा, बस मशीन परचेज किया गया है हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से। ठीक है, बिजनेस परचेज होता है उसका भी क्वेश्चन हम कर लेंगे अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिख लिया आपने। एंड अभी इसमें क्या करना है? बैंक में पे किया। तो बैंक में पे किया तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नरेशन लिख लेना। ठीक है, कि बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम हाई लाइफ कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट फॉर पेमेंट, तो पेमेंट कौन रिसीव किया? तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट जो है, मतलब हाई लाइफ मशीन लिमिटेड जो है वो इस पेमेंट को स्वीकारा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। ये वेंडर है। ठीक है, टू कैश में लिया कितना? 20,000 रुपीज, तो 20,000 लिख दो। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3,80,000 तो देना था। ठीक है, बट दिए कितना? तो 20,000 रुपीज तो हम दे दिए कैश में उसी टाइम पे। 3,60,000 रुपीज जो है वो अभी भी देना बाकी है। तो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन आगे पढ़ो आप। तो आगे क्वेश्चन में आपका लिख रखा है कि बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, और बाकी सारा जो है वो शेयर इशू किया गया है। ठीक है, 100 रुपए ईच वाले। एंड कितना? तो यहाँ पे दो नंबर है, एट पार एंड एट 20% प्रीमियम। तो यहाँ लिख लेना बीइंग कैश पे टू HLM, मतलब हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है, इतना काम कर लेना। देन 3 नंबर, 3 का ए दे दो। ये एट पार वाला मैं बता रही हूँ। एट पार वाला कैसे करते हैं? तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट तो आपका डेबिट होगा ही। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड यहाँ पे इसे क्लोज कर देना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे शेयर कैलकुलेट करने होंगे, मैंने आपको बताया था ना। तो आपको पेबल अमाउंट लिखने होंगे। तो पेबल अमाउंट कितने हैं? तो 3,60,000 रुपीज एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, मतलब रेट ऑफ शेयर्स। तो पार में है ना, तो इसका रेट कितना है? 100। तो आप यहाँ पे 100 लिखोगे एंड ये क्लोज हो जाएगा। देन आपका आया कितना? 3600 शेयर्स। ठीक है, तो नरेशन आप यहाँ क्या लिखेंगे? तो नरेशन लिखेंगे बीइंग 3600 शेयर्स इशूड टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीन। ठीक है, एट पार। आई बात समझ में? अब आप यहाँ पे नोट करके लिख दो। आप
मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 3600 इंटू 100 करेंगे तो आपका यहाँ पे 3,60,000 रुपीज जो है वो आ जाएगा। एंड क्रेडिट में भी आपका 3,60,000 रुपीज आ जाएगा। आई बात समझ में? देन अब इसी में 3 नंबर का ए एंड ये बी एट प्रीमियम। एट प्रीमियम कितना बोला है? एट 20%। तो 100 का अगर आप 20% करोगे तो देयर इज 20 रुपीज। तो 20 रुपीज यहाँ पे आपका प्रीमियम ले रहा है कंपनी, ठीक है। तो कैसे हम इसे लिखेंगे? तो HLM तो लिखेंगे ही, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट तो लिखेंगे ही, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ओके। एंड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पेबल अमाउंट कितना है? डिवाइडेड बाय रेट प्लस प्रीमियम। तो रेट प्लस प्रीमियम कितना होगा? 120 होंगे ना, 100 रुपीज 20 ये, ठीक है। तो कितना हो? 120। अब आप इसे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपका आता है 3000 शेयर्स, ठीक है। तो नरेशन लिख देना, बीइंग 3000 शेयर्स इशूड टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर एट प्रीमियम फॉर परचेज ऑफ मशीन, ओके। देन अब आप यहाँ क्या लिखोगे? तो 3000 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 3 2s are 6 एंड 1 2 3 4 6 लाख यहाँ हो गया। एंड यहाँ पे आप 3000 को इंटू करोगे 100 से, क्योंकि रेट ही 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 3,60,000 रुपीज, ठीक है। तो 60,000 यहाँ पे आएगा आपका एंड 3,60,000 रुपीज, ओके। तो आप यहाँ पे जर्नल एंट्री कर लेना इस तरह से एंड नरेशन भी लिख लेना, ओके। सो आप जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम एक छोटा सा और क्वेश्चन को समझ लेते हैं जिसमें हमारा एसेट्स भी परचेज किया गया है और लायबिलिटीज भी परचेज किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया। हाँ, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, कुंदन लिमिटेड परचेज्ड एज रनिंग बिजनेस फ्रॉम सत्यम लिमिटेड। यहाँ पे कुंदन लिमिटेड जो है वो सत्यम लिमिटेड का रनिंग बिजनेस को परचेज करता है, कितना में? तो 2,40,000 रुपीज में। पेबल एज 2 लाख फुल्ली पेड इन इक्विटी शेयर्स। 2 लाख रुपीज जो है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं 10 रुपए वाले। एंड बैलेंस जो 40,000 है वो चेक दिया जाता है, ठीक है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन बिलो। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 रुपीज, बिल्डिंग 90,000, सन्ड्री डेटर्स 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको जर्नल एंट्री करना होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एंड सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन करो। एंड सबसे पहला नंबर क्या एंट्री होता है? तो एसेट्स आपको डेबिट करने होंगे। तो यहाँ पे क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है वो आपके हो जाएंगे डेबिट, ठीक है। देन आपका क्या लिखा है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी जो है वो आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ करते चलो, बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट कर दो। देन आपका है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को भी डेबिट करो, ठीक है, डेबिट। देन यहाँ पे आपका है स्टॉक। तो स्टॉक भी आपका एसेट्स है तो इसे भी आप डेबिट करोगे। एंड फिर है आपका कैश। तो कैश भी आपका एसेट्स है, आप इसे डेबिट करोगे। अमाउंट लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट लिखना है 90,000 रुपीज, ठीक है। फिर है बिल्डिंग का भी आपका जो है वो 90,000 ही है। देन आपका सन्ड्री डेटर्स 30,000 रुपीज के हैं। एंड स्टॉक आपका 50,000 रुपीज का है। एंड देन कैश है जो आपका वो 20,000 रुपीज का है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे एसेट्स हैं ओनली, ओके। ये एसेट्स है, तो एसेट्स तो बस परचेज करेगा नहीं, अगर रनिंग बिजनेस परचेज किया है तो यस वो लायबिलिटीज भी परचेज करेगा। एंड यहाँ पे लायबिलिटीज कितना है? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? तो अमाउंट है इसका 20,000 रुपीज। अब टू यहाँ पे एक चीज और, वेंडर आपको लिखना है। तो वेंडर इसमें क्या है? वेंडर का नेम है आपका सत्यम लिमिटेड। तो टू सत्यम लिमिटेड अकाउंट, ओके। कितना का परचेज किया गया? तो 2,40,000 रुपीज। तो 2,40,000 ऐसे लिख देना। अब ऐड करो डेबिट एंड क्रेडिट, देखो किधर अधिक है। तो 19 और 19 18 हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे आपका 1,80,000 रुपीज हो जाएंगे। एंड इधर 80 50 इधर 1 लाख आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख एंड 1,80,000 रुपीज इज आपका यहाँ पे 2,80,000 रुपीज आपका आया है ओनली डेबिट में। इधर आपका 2,80,000 रुपीज आया हुआ है। एंड इधर आप अगर ऐड करो तो
60,000 आ रहा है। अब बताओ किधर अधिक है, तो डेबिट में आपका अधिक है एंड क्रेडिट में कम आया है, ठीक है। इसका मतलब एसेट्स ज्यादा का परचेज हुआ और लायबिलिटीज कम का देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको अब इधर क्रेडिट साइड ज्यादा लिखना होगा ना, ज्यादा अमाउंट लाना होगा। तो 20,000 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो आपका 20,000 जो है वो क्रेडिट में बैलेंस आप लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 20,000 रुपीज, एंड ये जो है वो आपका बैलेंसिंग है। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो, ये पहला है। दूसरा नंबर, अब क्या करना है, तो अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ क्या है कि 2 लाख जो है वो इक्विटी शेयर्स पे किए एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक से पे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपका वेंडर जो है वो डेबिट होगा क्योंकि उसे आप दे रहे हैं, तो सत्यम लिमिटेड अकाउंट जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे। टू आप क्या लिखोगे, बैंक, क्योंकि चेक में भी पे हो रहा है, एंड टू क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना काम कर लेना। अब देखो बैंक में कितना पे कर रहे हैं, तो टोटल बिजनेस परचेज हुआ है 2,40,000 रुपीज का, तो 40,000 जो है वो बैंक के सामने लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करके 40,000 बैंक के सामने लिख देना। अब कितने शेयर्स इशू किए ये तो नहीं पता ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो 2 लाख में 40,000 आप पहले लेस कर दो, 2,40,000 रुपीज में 40,000 लेस कर दो, एंड इसे 10 रुपीज वाले पे करना था, ठीक है। प्रीमियम यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे आपका 2 लाख हो जाता है, ठीक है, एंड 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आपका हो गया 20,000 शेयर्स। तो नरेशन आप लिखेंगे बीइंग 20,000 शेयर्स इशूड टू सत्यम लिमिटेड एट पार फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, ठीक है। या फिर नरेशन आप खुद से भी सोच के लिख लेना, ठीक है। देन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो कैपिटल में, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज इनटू जो रेट है कितना है 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। एंड दोनों को ऐड कर दो, तो डेबिट में आपका वही अमाउंट आने वाला है सत्यम लिमिटेड के सामने जितने अमाउंट्स जो है वो आपको पे करने हैं, ओके। तो 2,40,000 पे करने थे सत्यम लिमिटेड को। देखो सत्यम लिमिटेड का यहाँ भी आपका 2,40,000 आ गया एंड यहाँ भी, इसका मतलब कि आपका करेक्ट बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। जल्दी से अगर आपको इसको नोट करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले लो। सो नेक्स्ट क्लास में हम सभी इशू ऑफ शेयर्स एट ओवर सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, ठीक है। एट पार मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो डाटा अलॉटमेंट, सारी बातों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहना हमारे साथ, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।